नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज वर्स यूट्यूब चैनल पर, जहां जादुई कहानियां, एक्शन और रोमांच से भरपूर कहानियां हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में हमें बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़े और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लेकर आए हैं द बिलियनर मिरेकल सिस्टम की नई कड़ी, एपिसोड 61। अगर आपने पहले के एपिसोड मिस कर दिए हैं तो जाकर जरूर देखें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 61। क्या बकवास कर रहे हो, हम सब एक ही तरफ हैं। अपनी तारीफ करना बंद करो, ठीक है? वरुण ने कहा। मैं तुम्हें बताता हूँ, जो लोग मैंने ढूंढे हैं वे सभी सेलिब्रिटीज की तरह खूबसूरत हैं। तुम इतनी अच्छी रिसोर्सेज नहीं पा सकते। छोड़ो यार, चाहे वो कितने भी अच्छे दिखें, वे अभी भी इंटरनेट सेलिब्रिटीज हैं। वे मेरे आसपास के लोगों की तुलना में नहीं आ सकते। ऐसा मत कहो, अगर तुम कर सकते हो तो मुझे एक फोटो भेजो। बस तुम इंतजार करो। अभय ने फोन काट दिया और नैना की तरफ देखा, जो फिटिंग रूम में थी। नैना, क्या तुम्हारे पास एक सेल्फी है? सेल्फी? हाँ, मुझे वो सेल्फी भेजो जिससे तुम सबसे ज्यादा संतुष्ट हो। नैना ने कपड़े बदलते समय थोड़ी देर सोचा। अभय को उसकी तस्वीर की क्यों जरूरत थी? क्या वह इसे अपनी वॉलपेपर बनाने वाला था? एक मिनट रुको, मैं इसे ढूंढती हूँ। नैना ने अपना फोन उठाया और अभय को एक तस्वीर भेजी जिसमें वह संतुष्ट थी। क्या तुम तस्वीर देख सकते हो? ये एक तस्वीर थी जो सूरज के नीचे ली गई थी। हालांकि उसकी मुस्कान सूरज से भी ज्यादा चमकीली थी। ये तो बहुत अच्छी है। अभय ने फिर वह तस्वीर वरुण को भेज दी। क्या बकवास है, तुम धोखा दे रहे हो, तुमने ये तस्वीर ऑनलाइन से ली है ना? वरुण ने जवाब दिया, मैंने रात के क्लबों में इतने साल बिताए हैं। तुम्हारी छोटी सी शरारत मुझे कैसे बेवकूफ़ बना सकती है? अगर यह ऑनलाइन की तस्वीर नहीं है तो मैं उल्टा खड़े होकर शटी खाऊंगा। इस समय नैना फिटिंग रूम से बाहर आई और जिज्ञासापूर्वक पूछा, तुम मेरी सेल्फी क्यों चाहते हो? नैना के दिल में थोड़ी सी उम्मीद थी। अगर वह सच में उसकी तस्वीर को अपनी वॉलपेपर बनाता तो ये कितना शर्मनाक होता। किसी ने मुझे खेलने के लिए बुलाया और कहा कि उसने कई इलिस्ट सेलिब्रिटीज ढूंढे हैं। मैं तुम्हारी तस्वीर का इस्तेमाल उन बुरे लोगों को हराने के लिए करने वाला हूँ। ओह, हालांकि वह अपनी तस्वीर को वॉलपेपर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रही थी, नैना के अंदर खुशी थी। कम से कम यह उसकी खूबसूरती की एक पुष्टि थी। उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि मैं ऑनलाइन की तस्वीरें दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूं और अगर यह सच है तो वह उल्टा खड़े होकर शटी खाएगा। नैना को एक ठंडक महसूस हुई। ऐसे लड़के बहुत मज़ेदार होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या मुझे तुम्हें एक और भेजनी चाहिए? नहीं, अभय ने कहा, आओ यहाँ, चलो एक साथ सेल्फी लेते हैं और उसे उल्टा खड़े होकर शटी खाने पर मजबूर करते हैं। क्या मुझे अपना मेकअप ठीक करने की ज़रूरत है? क्या तुम्हें लगता है कि ये ड्रेस ठीक है? इसमें क्या गलत है? तुम्हारी खूबसूरती और फिगर के साथ यह उन महिला इंटरनेट सेलिब्रिटीज को मात देने के लिए काफ़ी है। अभय ने हाथ हिलाया, जल्दी आओ। और ठीक है। नैना अभय के पास गई, थोड़ी नर्वस थी। क्या तुम सीमेंट से बने हो? स्वाभाविक रहो, अभय ने कहा। इसके अलावा मुझसे इतना दूर मत रहो। चिंता मत करो, मैं बेहोश नहीं होने वाला। पास आना ठीक है। तुम क्या कह रहे हो? नैना ने अभय को आंखें दिखाई। मुख्य बात यह है कि मैंने कभी किसी पुरुष के साथ सेल्फी नहीं ली। मुझे नहीं पता कि किस पोज का इस्तेमाल करना है। तुम्हें बस मुझसे करीब रहना है। नैना ने आज्ञाकारी रूप से अभय के पास झुक गई। उसे लगा कि उसका ये कदम बुरा नहीं था। ये काफी अंतरंग लग रहा था। अगर वह दूसरी पार्टी होती तो वह इसे विश्वास के साथ मान लेती। फोटो खींची गई, लेकिन नैना ने देखा कि अभय ने फिर से कोई कदम नहीं उठाया। गैंगस्टर, तुम क्या देख रहे हो? नैना ने अभय को आंखें दिखाई और अपनी स्थिति बदल दी। वह अब उससे ज्यादा करीब नहीं थी। तुम सिर्फ बकवास करना जानते हो। तुम्हारे मुंह में कोई दरवाजा नहीं है। नैना ने अभय को चुटकी ली। दोनों ने पोज में आकर एक साथ फोटो खींची। बुरा नहीं, बुरा नहीं, अभय ने संतोष के साथ कहा। स्वभाव के मामले में तुम बेजोड़ हो। उन तथाकथित महिला इंटरनेट सेलिब्रिटीज शायद तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। नैना का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने बेपरवाह होने का नाटक करते हुए कहा, तुम लोग बस दिखावे के लिए हैं। तुलना करने की क्या जरूरत है? एक आदमी अपने चेहरे पर जीता है, लेकिन एक पेड़ अपनी छाल पर। अभय ने फिर दोनों की तस्वीर वरुण को भेज दी। क्या बकवास है, यह सच है। बिल्कुल, हमारे स्वाद अलग हैं। अगर तुमने जो लोग ढूंढे हैं वे इस स्तर तक नहीं पहुंचते तो मुझे मत बुलाना। अभय ने कहा। ओह, सही है, जब तुम उल्टा शटी खा रहे हो तो मुझे बताना मत भूलना।
मैं तुम्हें समर्थन देने के लिए एक रॉकेट दूंगा। क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? अभय ने नहीं जवाब दिया जब उसने देखा कि नैना तैयार हो रही थी। दोनों एक साथ नीचे गए। समय हो गया था, इसलिए उन्हें उसे वापस भेजना था। नैना ने अपने फ़ोन से खेलते हुए कहा। जब वे गराज में पहुंचे, उसने ऑर्डर करने की तैयारी की। ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस एक सवारी है, अभय ने कहा। मिशन की प्रगति अब 17/20 थी। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह कल तक मिशन पूरा कर लेगा। उसे अब नैना की ऊन को शेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को खिलाने के लिए भी सक्षम नहीं था। तुमने कहा था कि यह एक जीवन का अनुभव है, तो मुझे इसके लिए भुगतान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नैना ने मजाक किया। अगर एक दिन तुम घर नहीं खरीद पाती और मुझ पर आरोप लगाती कि मैंने कार का भुगतान नहीं किया, तो क्या होगा? तुम एक बड़े मोटे मेरे हो जो खुद मेरे घर आने के लिए भी तैयार हो। मुझे इस ऊन को शेयर करना पड़ेगा, चाहे मैं चाहूँ या न चाहूँ। अगर उसने नैना के ऑर्डर को स्वीकार किया तो वह अपने मिशन को पूरा करने के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा। वह अगले दिन सल्वाडोर लौटने में सक्षम होगा। ये कौन सा विशेषण है? तुम बड़े मोटे मेरे हो। अभय हंसते हुए नैना को वापस विला ले गया। चलो अंदर चलकर पानी पीते हैं, नैना ने कहा। जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारे माता पिता अचानक नहीं आएंगे, है ना? अभय ने पूछा। मैंने उन्हें पहले ही मनोवैज्ञानिक आघात दे दिया है। चिंता मत करो, मैंने वापस आने से पहले उनसे चेक कर लिया। वे घर पर अपने कैलीग्राफी का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए वे नहीं आएंगे, नैना ने कहा। तो तुम तैयार थीं? तुम चाहती हो कि मैं भी अंदर जाऊं, है ना? तुम क्या कह रहे हो? नैना शर्मा गई। तुम बस इत्तेफाक से यहाँ थे, मैंने जानबूझकर नहीं पूछा। ठीक है, ठीक है। अभय ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी। चलो चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। कौन से सवाल? नैना ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। चलो अंदर बात करते हैं। ठीक है। अभय ने घर में प्रवेश करने के बाद सोफे पर आराम से बैठ गया। तुम दिन भर गाड़ी चलाने के बाद थक गई होगी। थोड़ा, अभय ने कहा। मैं भी एक बौद्ध ड्राइवर हूँ। अगर मैं एक पूर्णकालिक ड्राइवर होता तो मैं और भी थक जाता। ये तो निश्चित है, इस तरह जीना आसान नहीं है। नैना फ्रिज की तरफ बढ़ी। तुम्हें क्या पीना है, कॉफ़ी या शराब? अभय ने एक सेकंड के लिए सोचा। पानी ठीक है, मैंने पहले ही अपने स्टॉकिंग्स निकाल लिए हैं, नैना ने कहा। तुम बहुत बुरे हो, वे सभी नए स्टॉकिंग्स हैं। फ्रिज में डरने की क्या बात है? तुम्हारी इशारों की ताकत बहुत ज़्यादा है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस पानी पीना चाहता था। तस्क, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, नैना ने कहा। पुरुषों को महिलाओं की टांगों पर स्टॉकिंग्स छूना पसंद होता है, लेकिन उन्हें फ्रिज में नए स्टॉकिंग्स पसंद नहीं होते। यह अजीब है। अगर तुम उन्हें अपनी टांगों पर पहनोगी तो मैं स्टॉकिंग्स नहीं छू रहा हूँ, मैं तुम्हारी टांगों को छू रहा हूँ। नैना ने अभय को पानी का एक गिलास दिया। ये तो बकवास है, मैं तुमसे हार नहीं मान सकता। बताओ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती थी? यह कोई बड़ी बात नहीं है, अभय ने कहा। मैं अनाथों, पीछे छूटे बच्चों, गरीब छात्रों और अन्य हाशिए के समूहों के लिए एक चैरिटी फाउंडेशन स्थापित करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसके बारे में जानता हो? क्या नीतियों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में कोई विशेष आवश्यकताएं हैं? नैना अभय के शब्दों से बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। वह एक अनाथ था, और अब जब उसके पास पैसे हैं तो ये समझ में आता है कि वह समाज को वापस देना चाहता है। यह अभय की सबसे दुर्लभ बात थी, और यह भी वह चीज़ थी जो नैना को उसके बारे में सबसे खास लगती थी। संबंधित विभाग इस तरह के सार्वजनिक कल्याण संगठन के प्रति बहुत सहायक हैं, और वे नीतियों के संदर्भ में एक निश्चित मात्रा में समर्थन देंगे, नैना ने कहा। फिर भी, संचालन के बाद के चरणों में इस तरह के संगठन के लिए संबंधित विभागों के पास बहुत सख्त प्रक्रियाएं होंगी। अगर वहां एक अच्छा सीएफओ और सीओओ नहीं है तो समस्याएं निश्चित रूप से उत्पन्न होंगी। कौन सी समस्याएं? एक सार्वजनिक कल्याण संगठन के लिए अधिकांश पैसे सार्वजनिक कल्याण दान से आते हैं। संस्थापकों को पैसे जेब में डालने से रोकने के लिए आय और समर्थन की बहुत विस्तृत घोषणाएं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर तुम पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों के लिए एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स खरीदती हो तो तुम्हें इसे स्पष्ट रूप से लिखना होगा। यह अपेक्षाकृत कठिन है, नैना ने सिर झुकाया। लोग मशीनें नहीं हैं, हमेशा ऐसी चीजें होंगी जिनका हम ध्यान नहीं रख सकते। अगर कोई गलती होती है तो हमें समाज द्वारा दोषी ठहराया जाएगा। अगर मैं समाज से दान नहीं स्वीकार करता और अपने पैसे का उपयोग करता हूँ तो क्या ऐसी कोई समस्या होगी? नहीं, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये तुम्हारे व्यक्तिगत कार्य हैं। किसी और का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी तुम्हें दोष देने का अधिकार नहीं रखेगा, लेकिन तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और यहाँ तक कि सरकार भी इसे ठीक से नहीं संभाल सकती।
तुम्हारे लिए इन समस्याओं को अकेले हल करना असंभव होगा। नैना ने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा, यहाँ तक कि अगर तुम अमीर हो और कुछ 100 मिलियन फेंक सकते हो तो ये चैरिटी के लिए कुछ नहीं है। यह शायद बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होगा। मैं तुम्हारे चैरिटी करने के खिलाफ नहीं हूँ। इसके विपरीत, मैं इसके लिए बहुत सहायक हूँ, लेकिन तुम्हें इसे ध्यान से सोचना होगा। मैं समझता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, अभय ने कहा। तो जो कर सको वही करो और बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। तुम अद्भुत हो। मैं तुमसे अच्छी नहीं हूँ, नैना ने ईमानदारी से कहा। तुम बहुत विनम्र हो रही हो। मैं विनम्र नहीं हो रही। मेरी जागरूकता इतनी ऊंची नहीं है। याद मत भूलो, मैं पहले बिक्री विभाग में था, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे याद है जब मैं 3 महीने पहले कंपनी में आई थी, यूलिली ने मुझे एक बैठक में बताया था कि तुम्हें स्टार सिटी होमस्टेड एबी की 2 इमारतें नहीं बेचना है। अंत में मुझे पता चला कि तुमने इन 2 इमारतों का उपयोग कम किराए के अपार्टमेंट के रूप में किया और उन्हें जोंग में प्रवासी श्रमिकों को किराए पर दिया। यह महीने में $200 से अधिक था, जो लगभग मुफ्त देने के बराबर था। तुम लोग बहुत गपशप करते हो, अभय मुस्कुराया। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। उसके बाद हम साथ में काम करेंगे। ठीक है। अपने काम को खत्म करने के बाद अभय सोफे से उठ गया। मैं पहले जा रहा हूँ। तुम भी जल्दी सो जाओ। तुम पहले से ही इतने अमीर हो, उबर चलाना तो बस मनोरंजन के लिए है। तुम्हें खुद को इतना थकाने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं हो तो बाहर टहलने क्यों नहीं जाते? चिंता मत करो, मैंने पहले ही तय कर लिया है। मैं कल एक और दिन काम करूंगा और परसों चला जाऊंगा। परसों जाना? क्या तुम भविष्य में वेलोरिया सिटी छोड़ने वाले हो? नैना ने चिंतित होकर पूछा। मैं सल्वाडोर वापस जा रहा हूँ। पिछली बार मैं वहां गया था, वह आधा साल पहले था। मुझे उनकी याद आ रही है। नैना ने आंखें घुमाईं। मुझे नहीं लगता कि परसों मेरा कुछ करने का मन है। तुम्हारा इशारा बहुत स्पष्ट है। तुमने पहले ही साफ कर दिया है, बस कह दो अगर तुम आना चाहती हो। नैना शर्मा गई। किसने कहा कि मैं आना चाहती हूँ? मुझे आखिरकार अपने लिए कुछ फुर्सत मिली है और मुझे अभी भी खरीदारी करनी है। जो चाहो करो। अभय ने हाथ हिलाया और घर जाने की तैयारी की। हे, नैना ने अभय को पीछे से बुलाया। अच्छे रहो और बाद में घर जाओ। बस अपने दोस्तों के साथ बकवास मत करो। मुझे उन इस्तेमाल की गई लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मेरे पास समय होता तो मैं उबर के लिए और ऑर्डर लेता। यही तो सही है। नैना ने अभय को दरवाजे तक छोड़ने के लिए खोला। सड़क पर सावधानी से चलाना। समझ गया। अभय ने स्टार में वापस जाकर आराम से स्नान किया और फिर अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह अभय ने पेनिनसुला होटल की ओर गाड़ी चलाई। उसने कुछ सी ककड़ी, बर्ड्स नेस्ट का दलिया, केकड़ा रोए बंस और एक साधारण नाश्ता ऑर्डर किया। फिर उसने कुछ गेम खेले और उबर खेलने के लिए बाहर गया। पहले की तुलना में अभय की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसने केवल 3 ऑर्डर लिए और 2 5 सितारा समीक्षाएं प्राप्त की। मिशन पूरा हुआ। इनाम 200,000 अनुभव अंक। काम की पूर्णता 85%। इनाम $500 मिलियन। क्या बकवास है? अभय ने सिस्टम द्वारा दिए गए इनाम को देखकर चौंक गया। इनाम और भी अद्भुत होते जा रहे थे। ये बहुत रोमांचक था। उसने बिना किसी देरी के अपने बैंक कार्ड पर सिस्टम से इनाम प्राप्त किया। हालांकि अभय को सबसे ज्यादा चिंता 85% काम की पूर्णता की थी। एक और 5% प्राप्त करने पर वह समय से पहले नौकरी बदल सकता था। लेकिन फिर भी 2 और दिन में 1 सप्ताह बीत जाएगा। समय से पहले 90% तक पहुंचने का कोई खास मतलब नहीं था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे 100% अंतिम इनाम के लिए प्रयास करना था। उसकी वर्तमान गति के अनुसार अगर उसने 1 और सप्ताह काम किया तो उसके लिए 100% काम की पूर्णता दर प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसे बस एक कदम एक समय में लेना था। ये ठीक वैसा ही था जैसा नैना ने कहा। वे बस जीवन का अनुभव कर रहे थे, तो वे खुद को इतना थकाने की जरूरत नहीं थी। रिंग रिंग रिंग। अभय का फोन बजा। ये सुनियो शेख था। अभय, मैंने कल पैगानी के इंजीनियर से संपर्क किया है। वह आज वेलोरिया सिटी में होगा और वह फिर से पेंटिंग का काम शुरू कर सकता है। ठीक है, फिर मैं कार को पेनिनसुला होटल में छोड़ दूंगा और चाबी फ्रंट डेस्क पर छोड़ दूंगा। तुम किसी को कार उठाने के लिए भेज सकते हो। ठीक है बॉस। अभय। कार को होटल में छोड़ने के बाद अभय ने एक साधारण दोपहर का भोजन किया। उसने कार को पीछे छोड़ दिया और एक कैब लेकर चाओयां ग्रुप की ओर बढ़ा। पैगानी को फिर से पेंटिंग के लिए भेजा गया और उसकी गरीब आल्टो फिर से काम में आ गई। आल्टो अभी भी कार पार्क में थी, धूल की मोटी परत में ढकी हुई। उसे बाद में साफ करना था। रिंग रिंग रिंग। अभय का फोन बजा। यह नैना थी। तुम कहाँ हो?
मैं कंपनी के पार्किंग लॉट में हूँ। क्या हुआ? मैं मैक्केल में हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। आकर मुझे उठाओ। बाद में। कार गंदी है, इसलिए मैं पहले इसे साफ करने जाऊंगा। पहले मुझे उठाओ। तुम बाद में इसे धो सकते हो। मेरे पास अभी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है, अभय ने कहा। तुम एक लड़की हो, लेकिन अगर तुम गंदे होने से भी नहीं डरती तो डरने की क्या बात है। मैक्केल चाओयांग ग्रुप से ज्यादा दूर नहीं था और ये केवल 10 मिनट की ड्राइव थी। नैना सड़क के किनारे खड़ी थी, काले चौड़े पैंट और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए। उसकी काली बाल पीछे बंधी हुई थी और वह एक मॉडल की तरह दिख रही थी। गाड़ी में चढ़ो, अभय ने कहा। क्या तुमने आल्टो यहाँ चला कर लाई? अभय ने पूछा। क्या हुआ, क्या तुम चीन में बनी गाड़ी में बैठना नहीं चाहते? अभय ने पूछा। बकवास करना बंद करो। नैना ने कार का दरवाजा खोला और सामान पीछे की सीट पर रख दिया। चलो पहले कंपनी वापस चलते हैं। ठीक है, मैं पहले कार धोने जा रहा हूँ, फिर तुम्हें बाद में छोड़ दूंगा, अभय ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अभय ने गाड़ी चलाई और एक कार धोने वाली कंपनी खोजने की तैयारी की। पैगानी को ठीक करने के बाद अभय ने इसे सुनियो शेख को भेजा और उसे साफ करने के लिए कहा, फिर इसे गराज में रखने के लिए। कुछ मिनटों की ड्राइविंग के बाद अभय ने एक अपेक्षाकृत बड़े कार शॉप को देखा और वहां चला गया। इस समय कार की दुकान के कर्मचारी सभी एक सिल्वर एस्टन मार्टिन V8 के सामने इकट्ठा थे। भाई, तुम्हारी यह गाड़ी सस्ती नहीं है ना? मोटे मालिक ने कहा। मेरी कार धोने की दुकान एक साल में भी इतनी अच्छी गाड़ी नहीं खरीद सकती। गाड़ी का मालिक ज्यादा बड़ा नहीं था, वह केवल 20 के दशक में था। उसने एक शॉर्ट स्लीव शर्ट पहनी हुई थी और हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी। उसके साथ उसकी बांह पर टैटू था। वह बहुत कूल लग रहा था। ये सच में सस्ती नहीं है। यह मुझे 2 मिलियन से अधिक की पड़ी। इसके बाद मैंने कोटिंग पर 500,000 से अधिक खर्च किए। सच बताऊं, मैंने सिर्फ एक महीने में इस गाड़ी पर 3 मिलियन से अधिक खर्च किए हैं। वाह भाई, तुम सच में पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो, मालिक ने कहा। इस गाड़ी के साथ जब तुम इसे सड़क पर चलाते हो तो तुम्हें अच्छे से देखने का मौका मिलेगा। क्या तुम्हें ये बताने की जरूरत है? गाड़ी के मालिक ने गर्व से कहा। मैं ये बताने से नहीं डरता कि मैंने ये गाड़ी लड़कियों को लुभाने के लिए खरीदी है। हर दिन जब मैं बार के दरवाजे पर रुकता हूँ तो लड़कियां मुझ पर कूद पड़ती हैं बिना मुझे कुछ कहे। क्या इतना अच्छा है? बिल्कुल, गाड़ी के मालिक ने सिगरेट को अपनी उंगलियों के बीच पकड़े हुए कहा। आजकल की महिलाएं, खासकर खूबसूरत, सभी दिखावटी होती हैं। तुम एक सुपरकार चलाते हो और वे तुम्हें कहते हैं कि यह गर्म है जब वे अंदर बैठती हैं, लेकिन अगर तुम एक घटिया आल्टो चलाते हो तो वे तुम्हें देखेंगे भी नहीं। यही हकीकत है। तभी अभय ने गाड़ी को कार धोने की दुकान के प्रवेश द्वार पर चलाया। बॉस, कृपया गाड़ी धो दो। क्या संयोग है, वह अभी कह रहा था कि एक छोटी आल्टो किसी भी महिला को नहीं मिलाएगी और अब यहाँ वह थी। उनसे अभिवादन करने के बाद अभय और नैना ने अपनी सीट बेल्ट खोली और गाड़ी से बाहर निकल गए। जैसे ही उन्होंने नैना को देखा, दुनिया चुप हो गई। ऐसी महिला आल्टो से बाहर क्यों निकली? इसके अलावा यह इतनी पुरानी आल्टो थी। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद दोनों एक तरफ खड़े होकर बॉस का इंतजार कर रहे थे कि वह गाड़ी धोएं। भाई, क्या यह आल्टो तुम्हारी है? अभय ने V8 मालिक के सवाल को सुनकर एक पल के लिए रुक गया। ये किस तरह का सवाल था? अगर यह मेरी नहीं होती तो मैं इसे चला नहीं सकता था। मैंने पहले आल्टो चलाई है तो मैं ऐसी खूबसूरती से क्यों नहीं मिल सकता? ओह, अभय ने इसके बारे में सोचा। तुम्हारा सवाल थोड़ा अप्रत्याशित है। भाई, तुम आल्टो के साथ आकर्षक खूबसूरत हो तो तुम्हारा ऑपरेशन भी थोड़ा अप्रत्याशित होना चाहिए, है ना? नैना मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। महिलाओं को बाहर पुरुषों को पर्याप्त सम्मान देना चाहिए। ये सवाल वास्तव में थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन संक्षेप में इसे एक बिंदु में संक्षिप्त किया जा सकता है, अभय ने गंभीरता से कहा। कौन सा बिंदु? ये तुम्हारे चेहरे पर निर्भर करता है। V8 मालिक चुप हो गया। क्या बकवास है? क्या तुम्हें इतना ईमानदार होना था? क्या तुम थोड़ा और कल्पनाशील नहीं हो सकते? तुम मुझसे झूठ भी बोल सकते थे। गाड़ी धोने के बाद अभय उसमें बैठ गया। इस बीच नैना ने यात्री सीट पर खूबसूरती से बैठ गई और फिर वे एक साथ निकल पड़े। क्या बकवास है? V8 मालिक ने अपनी गाड़ी के टायर को लात मारी। मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? गाड़ी धोने वाले ने चुपचाप एक सिगरेट निकाली। छोटे लियू, जाओ गराज में और मेरी पुरानी आल्टो निकालो, उसे फिर से पेंट करना है। भाई, तुम अच्छे दिखने के लिए काफी नहीं हो। इसे फिर से पेंट करना बेकार है। क्या तुम अब काम नहीं करना चाहते? ... वैसे क्या तुमने कहा था कि तुम कल सल्वाडोर जा रहे हो? नैना ने कहा जब वे ग्रुप पार्किंग लॉट में पहुंचे। क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए फ्लाइट बुक की है।
ये सुबह 10-12 बजे है, क्या ये ठीक है? धन्यवाद, राष्ट्रपति नैना। कोई बात नहीं, क्या तुमने पहले मेरी मदद नहीं की थी? चलो इसे बराबर मान लेते हैं। नैना ने बात करते हुए अपने बालों को संवारते हुए कहा, मैं पहले ऊपर जाऊंगी, बाय बाय। नैना को वापस भेजने के बाद अभय घर लौट आया। हालांकि उसकी नौकरी की पूर्णता दर 85% तक पहुंच गई थी, फिर भी उसे उबर के लिए ड्राइव करना था। हालांकि उसे सल्वाडोर से वापस आने के बाद तक इंतजार करना होगा। आल्टो सच में थोड़ी पुरानी थी और उसके लिए इसे उबर चलाने के लिए उपयुक्त नहीं था। अन्यथा अगर उसे बहुत सारे खराब समीक्षाएं मिलती तो वह तो बिल्कुल भी नहीं चलाता। स्विमिंग पूल के पास लेटकर अभय ने अपना फोन उठाया और गेम पेस्टिसाइड चालू किया। समय बिताने के लिए तैयार हो गया। अगर नैना यहाँ होती तो शायद वह कुछ लैप्स तैर सकता था और दृश्य और भी खूबसूरत होता। उसने एक पात्र चुना और गेम में प्रवेश किया और अभय ने एक जू यूजिन चुना, अकेले खेलने के लिए तैयार। उसने अपने साथियों की लाइनअप को देखा और पाया कि ये बहुत बुरा नहीं था। जब तक वे बहुत अयोग्य नहीं थे, उनके जीतने की अच्छी संभावना थी। 10 मिनट बाद अपनी टॉवर को धकेलते हुए देखकर अभय को गाली देने की इच्छा हुई। जू यूजिन, लुबान, तुम्हें घर जाना चाहिए और सो जाना चाहिए। इस खेल को और मत खेलो। लुबान नंबर 7, मेरे साथ क्या गलत है? मैं कुछ और यूनिट्स को मारने के बाद उपकरण खरीद लूंगा। जू यूजिन, सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और तुम 9 बार मारे गए हो। तुम अभी भी ये कहने की हिम्मत रखते हो? क्या ज़ॉम्बीज ने तुम्हारा दिमाग खा लिया है? लड़ाई मत करो और जल्दी से लॉग आउट करो। डिसेंडेंट, चलो खेल के बारे में बात न करें। चलो सभ्य रहें। सियांग यू, बहुत उत्साहित मत हो भगवान। उसकी नाम पर ध्यान दो। ये बहुत संभव है कि वह एक लड़की है। जू यूजिन, कौन सी लड़की? वह शायद अपने पैरों को खुरचने वाला एक लड़का है। नंबर 7, लुबान ने कहा, तुम वह हो जो अपने पैरों को खुरचता है। मैंने कुछ समय से नहीं खेला है। मेरी स्किल्स सामान्यतः इससे कहीं बेहतर हैं। जू यूजिंग ने कहा, बकवास करना बंद करो और लॉग आउट करने से पहले फव्वारे के पास जाओ, अन्यथा तुम्हें खुद को सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। नंबर 7, लुबान ने कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा। मैं आयोनिया में डायमंड हूँ। जू यूजिंग ने कहा, जिला 1 में एक डायमंड कुछ नहीं है। मैं जुबान में 6 साल से हूँ और मेरे पास 2 माता पिता हैं, फिर भी मैं बाहर आकर बकवास नहीं कर रहा। समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो और लॉग आउट करो। सियांग यू, बड़े भाई, तुम अद्भुत हो। मैंने जुबान में एक राउंड खेला और अपने दोनों माता पिता को खो दिया। होई, मैंने 3 राउंड खेले और मेरी पूर्वजों की कब्र उड़ा दी गई। अंत में मैंने खेती करने का फैसला किया। यहाँ का माहौल वहाँ से बेहतर है। लुबान 7, अगर मैं लॉग आउट करूँगा तो तुम लोग 4 वोल्ट्स 5 हो जाओगे और हार जाओगे। जू यूजिंग, अगर तुम लॉग इन रहोगे तो ये 4 वोल्ट्स 6 होगा। नंबर 7, लुबान चुप हो गया। नंबर 7, लुबान, मेरे बिना मुझे विश्वास नहीं है कि तुम लोग जीत सकते हो। दुश्मन सुन से मारा गया। दुश्मन नुवा मारा गया। जू यूजिंग, डबल किल। दुश्मन सुन वुकोंग मारा गया। जू यूजिंग, ट्रिपल विक्ट्री। दुश्मन बड़ी क्यू मारा गया। जू यूजिंग, 4 ट्रांसेंडेंट्स एक साथ। दुश्मन लानलिंग किंग मारा गया। जू यूजिंग, 5 बार का असाधारण। जब उनके साथियों ने अभय के पेंटाकिल को देखा तो स्क्रीन पर उत्साह की लहर दौड़ गई। सियांग यू, क्या बकवास है, भगवान अद्भुत है। होई, भगवान, कृपया मुझे दोस्त के रूप में जोड़ें। लियू चान, चलो जारी रखें। वेलोरिया सिटी के एक उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र में एक महिला सफेद शर्ट पहने अपने फोन पर घूर रही थी, 100 वर्ग मीटर के घर में। महिला का शरीर भरा हुआ था और लंबे पैर थे। उसके बिखरे हुए लंबे बाल उसके चेहरे के अधिकांश हिस्से को ढक रहे थे, जिससे वह आकर्षक लग रही थी। महिला का नाम सुगर था। वह वेलोरिया सिटी नॉर्मल यूनिवर्सिटी की युवा संघ समिति की निदेशक थी। स्कूल के मामलों के अलावा उसका पसंदीदा शौक वीडियो गेम खेलना था। हालांकि बहुत कम लोग सुगर के इस शौक के बारे में जानते थे। क्या उसने उन्हें पलट दिया? हालांकि यह एक उच्च रैंकिंग का खेल नहीं था, फिर भी उसने खेल में पैसे के मामले में इतनी पीछे होने के बावजूद 5 किल्स के साथ पलट दिया। ये पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। जू यूजिन, चलो एक दूसरे को दोस्त के रूप में जोड़ते हैं। चलो साथ में खेलते हैं। पहले के नंबर 7 लुबान के अलावा बाकी सभी की स्किल्स काफ़ी अच्छी थीं। अगर वे इसको करने के लिए काम करते तो शायद वे टीम के लिए बोझ नहीं बनते। अजेयता हमेशा इतनी अकेली होती है। कुछ दिनों में तीसरा किंग प्रकट होगा। नंबर 7 लुबान, मैंने तुम्हें दोस्त के रूप में जोड़ा। चलो साथ में करते हैं। जू यूजिन, साथ में करने के लिए क्या है? मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा रही। उसने अंतिम वाक्य सार्वजनिक स्क्रीन पर छोड़ा और गेम से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद उसे कुछ दोस्त के अनुरोध और एक निजी संदेश मिला।
प्लीटेड स्कर्ट, अगर तुम मुझे पेस्टिसाइड में कैरी करोगे तो मैं तुम्हें लॉल में कैरी करूंगी। चलो एक व्यापार करते हैं। इस निजी संदेश को देखकर अभय ने अनुमान लगाया कि ये पहले का लुबान नंबर 7 था। इनविजिबल चिकन विंग्स, तुम बहुत भारी हो, मैं तुम्हें कैरी नहीं कर सकता। प्लीटेड स्कर्ट, मैं तो सिर्फ 99 पाउंड की हूँ। इनविजिबल चिकन विंग्स, अगर तुम 100 पाउंड से अधिक नहीं हो तो तुम या तो सपाट छाती हो या छोटी हो, तुम्हें एक बदसूरत लड़की की जरूरत नहीं है। अभय ने सुगर को नजरअंदाज किया और अन्य 3 के साथ अगली कतार शुरू की। सोफे पर सुगर ने गुस्से में अपना फोन एक तरफ फेंक दिया। तुम्हारे लिए इतना घमंड क्यों? मैं तुम्हारे साथ खेलना भी नहीं चाहती, मैं अकेले सोलो क्यू में खेल सकती हूँ। आधे घंटे बाद उसने 3 लगातार हार देखी। सुगर ने अपना फोन पकड़ा और अपने आप से बुदबुदाए, क्या मुझे फिर से उससे पूछना चाहिए? चुपचाप सुगर ने एक और ऐप में जाकर अभय के रिकॉर्ड की जांच की। उसे पता चला कि न केवल अभय ने 3 मैच लगातार जीते, बल्कि वह हर मैच में MVP भी था। वह तुरंत खराब मूड में चली गई। प्लीटेड स्कर्ट, भगवान कृपया मुझे ले चलो। इनविजिबल चिकन विंग्स, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। क्या तुम मुझे साथ ले जाओगे या नहीं? सुगर ने अपना ट्रम्प कार्ड फेंका और भीख मांगी। इनविजिबल चिकन विंग्स, बकवास मत करो। प्लीटेड स्कर्ट, जियोजो पवेलियन के नंबर 1 विला के अंदर अभय ने गेम से लॉग आउट किया और अपने आप से बुदबुदाया। ये चालाक लोग सच में उच्च स्कोर पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। अगली सुबह अभय उठा और पैकिंग की, फिर एयरपोर्ट के लिए ड्राइव किया। योजना के अनुसार विमान दोपहर में उड़ान भरेगा और उसे 1 o'clock बजे से पहले अनाथालय पहुंच जाना चाहिए। अभय ने टिकट पर नजर डाली और पाया कि नैना ने उसके लिए जो टिकट बुक किया था वह वास्तव में फर्स्ट क्लास था। ये सच में एक उदार पेशकश थी। उसने टिकट उठाए, कतार में खड़ा हुआ और विमान में चढ़ गया। जब अभय ने अपनी सीट पाई तो उसने देखा कि उसके बगल में एक वाईफाई लोगो था, जो ये दर्शाता था कि उसे अपना फोन बंद करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस फ्लाइट मोड चालू करना था। इस तरह वह वाईफाई से जुड़े रहते हुए गेम खेल सकता था। रिंग रिंग रिंग। जैसे ही अभय फ्लाइट मोड चालू करने वाला था, उसका फोन बजा। यह नैना थी। क्या तुम पहले से ही विमान में हो? हाँ, मैं अपनी सीट पर बैठ गया हूँ, अभय ने कहा। तुम सच में खास हो। तुमने मुझे फर्स्ट क्लास की सीट भी दिलवाई। लगता है तुम मेरी व्यवस्था से संतुष्ट हो। एक छोटी सी कमी है। क्या कमी है? यह खिड़की के पास नहीं है, अभय ने कहा। मुझे खिड़की के पास बैठना पसंद है। खिड़की की सीट दूसरी खूबसूरत लड़कियों के लिए आरक्षित है, ताकि तुम विमान में बोर न हो जाओ। तुम्हारे अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या है? तुम जिस अनाथालय में थे उसका नाम क्या है? ब्लू स्काई वेलफेयर इंस्टीट्यूट, अभय ने सामान्यता से जवाब दिया। तुम ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, मुझे बाद में एक मीटिंग है तो मुझे अब जाना है। अभय फोन पर व्यस्त स्वर से भ्रमित हो गया। वह क्या कर रही थी? नैना ने फोन काट दिया और अभय ने समय बिताने के लिए गेम खेलने की तैयारी की। यांग यांग, देखो वहाँ का छोटा भाई कितना हैंडसम है, एक शॉर्ट्स पहने लड़की ने कहा। लड़की का नाम स्वाति था। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त गुरप्रीत और अपने भाई महेश के साथ सल्वाडोर की छुट्टी पर जा रही थी। कहाँ? गुरप्रीत ने पूछा। हमारी पंक्ति में, जो बगल में बैठा है। हे भगवान, वह कितना अच्छा दिखता है, गुरप्रीत ने कहा। मैंने फर्स्ट क्लास में कई बार सफ़र किया है और जिनसे मैं मिली हूँ वे सभी चर्बी वाले मध्य आयु के पुरुष हैं। ये पहली बार है जब मैंने इतना हैंडसम छोटा भाई देखा है। क्या तुम दोनों थोड़ा सामान्य हो सकते हो? जैसे ही तुम एक हैंडसम आदमी को देखती हो तुम इतनी प्रभावित हो जाती हो। तुम इतनी बेकार कैसे हो सकती हो? महेश ने उदासीनता से कहा। लेकिन वह सच में बहुत हैंडसम है, गुरप्रीत ने कहा। भाई, क्या तुम जलते हो? क्या इसलिए तुमने ऐसा कहा? स्वाति ने कहा, अगर ऐसा है तो हम इसे निजी तौर पर चर्चा कर सकते हैं और तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान कर सकते हैं। जलने की क्या बात है? महेश ने अपनी टांगें क्रॉस करते हुए कहा और बिना अपनी आवाज को कम किए। हमारे परिवार के व्यवसाय का तो जिक्र ही मत करो, यहाँ तक कि मैंने जो कंपनी स्थापित की है उसकी वैल्यूएशन 100 मिलियन से अधिक है। मेरी पूंजी उसकी तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। मैं उससे जलने वाला क्यों? महेश ने कहा। और उसे देखो, वह फर्स्ट क्लास में बैठा है, फिर भी किसी ने उसके लिए टिकट खरीदी है। उसके लुक्स के अलावा वह मुझसे और कैसे मुकाबला कर सकता है? अभय ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और अपने फोन से खेलता रहा। सड़कों पर उसके जैसे कई नफरत करने वाले थे और अभय को उनकी परवाह नहीं थी। भाई, क्या तुम अपनी आवाज कम रख सकते हो? सब तुम्हें देख रहे हैं, स्वाति ने शिकायत की। मैं ऐसे ही बात करता हूँ। इसके अलावा मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे अपनी आवाज कम क्यों रखनी चाहिए?
महेश ने निस्वार्थता से कहा, क्या तुम यह नहीं कह सकते कि तुम आजकल सच भी नहीं बोल सकते? भाई, मैं तुम्हें सच बोलने से नहीं रोक रहा, बस यह इतना असभ्य है, गुरप्रीत ने कहा। भाई, मुझे लगता है कि तुम बस जलते हो। पैसे जीवन के दूसरे भाग में कमाए जाते हैं। हुआवेई का मालिक अपने 40 के दशक में अपने व्यवसाय की शुरुआत करता है और अब वह एक टाइकून है। लेकिन खूबसूरती जन्मजात होती है और इसे नहीं बदला जा सकता। इसलिए तुम बस जलते हो। तुम दोनों लड़कियां क्या जानती हो? महेश शर्मिंदा हो गया। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये समाज वास्तविक है। अच्छे दिखने के कुछ फायदे होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पैसे हैं। महेश ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और अपनी कलाई पर रोलेक्स घड़ी दिखाई। और तुम लड़कियां बस अपरिपक्व हो। एक दिन, जब तुम बड़ी हो जाओगी, तुम समझोगी कि अच्छे दिखने वाली त्वचा सब एक जैसी होती है, लेकिन एक अमीर दूसरी पीढ़ी 1 लाख में एक होती है। हे भाई, अगर तुम दिखावा करना चाहते हो तो खुद करो, मुझे इसमें मत घसीटो, अभय ने कहा। मुझे खेद है, मेरी बहन और उसके दोस्त अपरिपक्व हैं। मैं उन्हें एक सबक सिखा रहा था और मैंने गलती से तुम्हें उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर लिया। मुझे बुरा मत मानो, महेश ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं बस तथ्य बता रहा हूँ। पैसे सच में लुक से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अभय मुस्कुराया। ये दिखावटी लड़के उसे किसी भी तरह से प्यारे लगते थे। क्या तुम सुनिश्चित हो? बिल्कुल। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? महेश ने अपनी टांगें क्रॉस करते हुए जवाब दिया। कैसे हम प्रतिस्पर्धा करें और एक ही समय में फर्स्ट क्लास की फ्लाइट अटेंडेंट से वीचैट मांगें? चलो देखते हैं कि वह किसे देने का चुनाव करती है। अभय ने कंधे उचका दिए और अपनी आंखें संकीर्ण की। चलो इसे आजमाते हैं। मुझे परवाह नहीं है, मैं बस इसे समय बिताने के तरीके के रूप में लूंगा। फर्स्ट क्लास कैबिन में पहले पंक्ति में 2 लोगों के बीच सट्टा लगाते हुए सभी यात्री दिलचस्पी से देख रहे थे। वह हैंडसम लड़का आज शर्मिंदा होने वाला है, एक 30 के दशक का आदमी बोला। क्यों? उसकी महिला साथी ने पूछा। फर्स्ट क्लास कैबिन में सभी लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को देख चुके होते हैं। उनकी आंखें बहुत तेज होती हैं। वे एक नज़र में यात्रियों की स्थिति बता सकते हैं। ऐसे लोग बहुत परिपक्व होते हैं। स्वाभाविक रूप से, वे किसी कमजोर दिखने वाले लड़के को नहीं चुनेंगे, इसलिए वह निश्चित रूप से हार जाएगा। यह निश्चित नहीं है ना? शायद कोई अपवाद हो सकता है। आदमी ने सिर हिलाया। अपवाद की संभावना कम है। भले ही ये फ्लाइट अटेंडेंट गरीबों की परवाह न करें और अमीरों को पसंद करें, अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास का टिकट भी नहीं खरीद सकता तो कौन उसके साथ दुख उठाना चाहेगा? तुम सही हो, आखिरकार उसका फर्स्ट क्लास का टिकट किसी और ने खरीदा था। आदमी की टिप्पणियों का अन्य लोगों ने समर्थन किया। इस समाज में अच्छे दिखने से खाना नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसे से खरीदा जा सकता है। कौन अमीर दूसरी पीढ़ी को पसंद नहीं करेगा? भाई, तुम बहुत बुरा कर रहे हो, स्वाति ने कहा। सच में? महेश ने कंधे उचकाकर निर्दोषता से कहा। वह तो खुद ही असंतुष्ट था। क्या तुम मुझे दोष दे सकती हो? उसने पलटा और एक खूबसूरत फ्लाइट अटेंडेंट को देखा जो अपनी चीजें व्यवस्थित कर रही थी। फ्लाइट अटेंडेंट, कृपया यहाँ आओ। फ्लाइट अटेंडेंट ने जो कुछ भी कर रही थी उसे रोक दिया और ग्रेसफुली चलकर आई। नमस्ते सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? महेश ने अपनी कलाई को घुमाया और अपनी रोलेक्स घड़ी दिखाते हुए अभय की ओर इशारा किया। यह ऐसे है, हम दोनों इस दोस्त से तुम्हारा वीचैट मांगना चाहते हैं, लेकिन तुम केवल एक को चुन सकती हो। फ्लाइट अटेंडेंट का चेहरा लाल हो गया। उसे अभी हाल ही में फर्स्ट क्लास कैबिन में स्थानांतरित किया गया था और उसने नहीं सोचा था कि उसे एक ही समय में 2 उच्च गुणवत्ता वाले पुरुषों द्वारा पूछा जाएगा। क्या मेरी प्रेम में किस्मत सुधर रही है? सर, मुझे खेद है, हमारी एयरलाइन के नियम हैं। हम किसी यात्री को वीचैट पर नहीं जोड़ सकते। कोई बात नहीं, हमने जूडोंग तुम्हें इसके लिए पूछा है। तुम्हें बस एक को चुनना है, महेश ने कहा। तुम्हारी एयरलाइन के नियमों के अनुसार यात्रियों की मांग को आसानी से अस्वीकार नहीं किया जा सकता, है ना? महेश के हाथ में रोलेक्स को देखकर फ्लाइट अटेंडेंट को थोड़ी चक्कर आ गया। एक अमीर था और दूसरा हैंडसम। चुनना इतना कठिन था। हालांकि जल्द ही फ्लाइट अटेंडेंट ने अपना निर्णय लिया। एक हैंडसम आदमी उसे भोजन नहीं दे सकता और वह शायद एक स्कम्बैग भी हो सकता है। अगर वह सच में अपनी जीवनशैली में सुधार करना चाहती है तो उसे बाईं ओर के अमीर आदमी को चुनना होगा। अगर वह उसके साथ एक चिंगारी पाने के लिए भाग्यशाली रही तो फिर उसे अपनी बाकी की जिंदगी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसे अब फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम नहीं करना पड़ेगा। फिर भी इस क्षण में फ्लाइट अटेंडेंट ने अचानक अभय की आस्तीन में एक चमकदार घड़ी देखी। ये परिचित लग रहा था, जैसे उसने इसे पहले किसी विज्ञापन में देखा हो। कुछ सेकंड सोचने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने अचानक याद किया। क्या वह पैटेक फिलिप की 175 वर्षगांठ संस्करण थी?
ये 1,75,00,000 में बिक रही थी। एयर स्टूवर्डेस का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि अभय ने नकली घड़ी नहीं पहनी थी। उसके पास एक हीरा का सामान भी था, इसलिए वह बता सकती थी कि घड़ी पर हीरा नकली नहीं था। इसके अलावा जो कोई भी फर्स्ट क्लास में बैठ सकता है, उसकी स्थिति निम्न नहीं हो सकती, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे नकली ब्रांडेड सामान नहीं पहनेंगे। अगर ऐसा है तो निर्णय लेना आसान होगा। सर, क्या मुझे सच में एक को चुनना होगा? नियमों के कारण स्टूवर्डेस ने फिर से पूछा। बिल्कुल ठीक है। स्टूवर्डेस ने चुपचाप अपना फोन निकाला और वीचैट पर एक दोस्त जोड़ने की तैयारी की। इस बीच महेश ने अपना QR कोड निकाला और स्टूवर्डेस को स्कैन करने के लिए तैयार किया। अपनी पहचान के कारण उसे जूडोंग जोड़ने देना था। सर, आपका वीचैट नंबर क्या है? मैं आपको अभी जोड़ती हूँ, स्टूवर्डेस ने मुस्कुराते हुए कहा। फर्स्ट क्लास कैबिन में सभी लोग चौंक गए। ये क्या हो रहा है? उसने एक अमीर लड़के को नहीं जोड़ा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को जो फर्स्ट क्लास का टिकट भी नहीं खरीद सकता। क्या वह पागल है? ठीक है, 1 मिनट रुकें। अभय ने अपना फोन निकाला और स्टूवर्डेस से कोड स्कैन करने के लिए कहा, फिर उन्होंने वीचैट पर एक दूसरे को जोड़ लिया। स्वाति ने जब देखा कि स्टूवर्डेस अभय को संदेश भेज रही है, तो वह मुस्कुराए। भाई, तुम्हारा सिद्धांत अब काम नहीं कर रहा है। महेश शर्मिंदा हो गया। ये क्या हो रहा है? स्टूवर्डेस, क्या तुम सच में उसे चुनना चाहती हो? हाँ, जब प्यार और रोटी की बात आती है तो मैं पहले को चुनूंगी। क्या बकवास। महेश को ऐसा लग रहा था जैसे वह खून उगलने वाला है। तुम यहाँ नए हो, है ना? हाँ, मैं आज फर्स्ट क्लास में स्थानांतरित हुई हूँ। तो यही बात है। महेश का मूड काफी बेहतर हो गया। ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम अब जा सकती हो। जैसे नए लोग होते हैं, उन्हें समाज की क्रूरता को स्पष्ट रूप से नहीं देखना होता। अगर कोई बड़ा और अनुभवी होता तो वह निश्चित रूप से उसे चुनता। स्टूवर्डेस के जाने के बाद अभय ने अपना फोन हिलाया। क्या तुम आत्मसमर्पण करने वाली हो? आत्मसमर्पण मेरी *SS। महेश ने कहा, उस छोटी लड़की को क्या पता। हम दो में से एक जीतने वाले हैं। इस बार किसी अधिक अनुभवी को ढूंढते हैं। तुम खुद को क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? मैं तुम्हें एक सबक सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पैसे के सामने खूबसूरती की कोई कीमत नहीं है। अभय ने इस दिखावटी लड़के को पूरा अंक देने से खुद को रोक नहीं पाया। भाई, पलट कर देखो, एक खूबसूरत महिला आ रही है, स्वाति ने कहा। फर्स्ट क्लास कैबिन में सभी ने पलटा और देखा कि एक लंबी महिला पीछे से आ रही है। महिला ने एक कंधे पर टॉप के ऊपर 90% लंबाई की आस्तीन पहनी हुई थी और एक भूरे रंग की स्कर्ट जो घुटनों तक पहुंचती थी। उसकी नाक पर एक बड़ी धूप का चश्मा था, लेकिन उसकी खूबसूरती का वर्णन करना मुश्किल था। अभय को महिला को आते देख चौंक गया। क्या वह नैना नहीं थी? वह यहाँ क्यों थी? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा कि खिड़की की सीट एक खूबसूरत महिला के लिए आरक्षित है। वह खुद के बारे में बात कर रही थी। वह कितनी घमंडी थी। क्या बकवास है। ये किस तरह की देवी जैसी खूबसूरती है। महेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। भाई, आज हम उसका वीचैट लेंगे। क्या तुम हिम्मत करोगे? डरने की कोई बात नहीं है। मैं बस इस बात से डरता हूं कि तुम हारने के लिए तैयार नहीं हो। हाँ, अगर मैं तुमसे फिर हार गया तो मैं मान लूंगा कि तुम अद्भुत हो, महेश ने आत्मविश्वास से कहा। कोई समस्या नहीं। इस समय नैना भी वहां आई। उसने देखा कि अभय उसके बगल में बैठा है, बिना किसी भाव के, ऐसा दिखाते हुए जैसे वह उसे नहीं जानता। सुंदरता। जैसे ही नैना बैठने वाली थी, महेश ने कहा, तुम्हारे बगल में जो आदमी है वह और मैं तुम्हारा वीचैट जोड़ना चाहते हैं। क्या वीचैट? अभय उठकर उसके कमर के चारों ओर बाहें लपेटते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम्हारे लिए ऐसी महिला के साथ कोई मौका नहीं है। हार मान लो, अभय ने कहा। क्या? नैना चौंकी। ये तो बस एक चाल थी, तो इसका क्या मतलब था? यहाँ इतने सारे लोग थे। क्या बकवास है, तुम क्या कर रहे हो? बिना कुछ कहे उसे गले लगा रहे हो। क्या तुम बहुत ज्यादा गुंडागर्दी नहीं कर रहे? महेश चिल्लाया, क्योंकि मेरे पास उसे सिर्फ 1 सेकंड में प्यार में पड़ने की क्षमता है। बकवास करना बंद करो और उसकी सुरक्षा के लिए इंतजार करो। हाँ, फर्स्ट क्लास कैबिन के यात्रियों ने हंसते हुए कहा। ये बच्चा बस महिलाओं के पीछे भाग रहा है। जब वह ऐसी खूबसूरती को देखता है तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। वह थप्पड़ खाने वाला है। उसने सच में ऐसा किया। वह बहुत जल्दी और आत्मविश्वास से है। वह खुद को क्या समझता है? स्वाति और उसके सबसे अच्छे दोस्त गुरप्रीत ने सिर हिलाया। ये बहुत अजीब था। महेश, दूसरी ओर, बहुत गर्वित था। इस बच्चे का व्यवहार बस मौत को आमंत्रित कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ इतने सारे लोग हैं। नैना शर्माते हुए बोली। क्या बकवास है। नैना की लाडली आवाज सुनकर फर्स्ट क्लास कैबिन के यात्री चौंक गए। ये किस तरह का दृश्य था?
वह नाराज नहीं थी। क्या बकवास है, कुछ नहीं, मैं बस देखना चाहता था कि मैं कितना आकर्षक हूँ। अभय ने बोलते हुए अपनी पकड़ को और कस लिया। यहाँ इतने सारे लोग थे और यह बहुत शर्मनाक था। ठीक है, छोड़ दो, नैना ने धीरे से कहा। फिर उसने अभय की बाहों से खुद को मुक्त किया और उसके बगल में बैठ गई। फर्स्ट क्लास कैबिन में एक अजीब माहौल भर गया। क्या बकवास है, उसे सिर्फ 1 सेकंड में उसके प्यार में पड़ने में कितना समय लगा। लड़कियों को उठाने के मामले में मैं तुम्हें सबसे मजबूत कहूंगा। क्या तुम अभी प्रतिस्पर्धा करने वाले हो? क्या बकवास है, तुम अद्भुत हो, महेश ने कहा। जब तक तुम मानते हो, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि तुम अद्भुत हो, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूं। क्यों? अगर तुम मानने वाले नहीं हो तो तुम कह सकते हो। मैं तुम्हें पूरी तरह से मानने पर मजबूर कर दूंगा। मैं शायद तुमसे ज्यादा हैंडसम नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूं। क्यों नहीं सभी खूबसूरत लड़कियां मुझ पर गिरें? महेश ने कहा। खांस खांस खांस, अभय ने कहा। तुमने कहा कि तुम मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं हो, और मुझे लगता है कि तुम सही हो। तुम अपनी स्थिति को बहुत अच्छी तरह जानते हो। लेकिन तुमने कहा कि तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो, तो मुझे तुम्हारे साथ इस पर बात करनी होगी। क्या तुम पैसे के मामले में मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? महेश थोड़ा डिसडेनफुल था। यह उसका मजबूत बिंदु था। वह अभय को इस पर चुनौती कैसे दे सकता था? मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। नैना चुप हो गई। इन लोगों को क्या हो गया है? क्या वे सोचते हैं कि वे अमीर हैं, तो वे जो चाहे कर सकते हैं? महेश ने अपनी रोलेक्स को लहराते हुए गर्व से कहा। देखो, ये एक रोलेक्स है। मैंने इसे $1 मिलियन से अधिक में खरीदा। हर बार जब मैं यात्रा करता हूँ तो मैं फर्स्ट क्लास में यात्रा करता हूँ। मैंने ये सब खुद खरीदा है। और तुम फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हो, फिर भी तुम्हें दूसरों से टिकट खरीदने की जरूरत है। तुम मुझसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? फर्स्ट क्लास कैबिन में बाकी सभी लोग भी हंस रहे थे। महेश सच बोल रहा था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे नीचा दिखाना चाहता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे फर्स्ट क्लास उड़ान के लिए टिकट खरीदने के लिए किसी और की जरूरत थी, वह वास्तव में एक अमीर दूसरी पीढ़ी के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। क्या वह खुद को आग में डाल रहा था? पहले, मैं खुद फर्स्ट क्लास का टिकट खरीद सकता हूँ। भले ही मैं इसे खुद खरीदूं, यह कोई समस्या नहीं है, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे लुक्स के साथ, मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी किसी के द्वारा तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदने का अनुभव किया है ना? मैं तो उन्हें रोक भी नहीं सकता। नैना ने चुपचाप अभय को चुटकी ली। ये तो बस एक विमान का टिकट था, यह इतना नकारात्मक कैसे हो गया? महेश के चेहरे पर अजीब सा भाव था। तुम क्या मतलब समझाते हो कि तुम उन्हें रोक नहीं सकते? क्या तुम खुद को संत नहीं समझते? मुझे पता है, मैं तुम्हें सिर्फ शब्दों से नहीं समझा सकता, इसलिए मुझे तुम्हें कुछ और दिखाना होगा। अभय ने धीरे धीरे अपनी आस्तीनें चढ़ाईं। पैटेक फिलिप 175 वर्षगांठ संस्करण की घड़ी इस तरह प्रकट हुई। जब कैबिन में सभी ने अभय की घड़ी देखी तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये घड़ी थोड़ी परिचित लगती है। मुझे स्पष्ट रूप से याद है, ये पैटेक फिलिप की 175 वर्षगांठ का मॉडल है। कहा जाता है कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में केवल एक ही है, और इसकी कीमत 1,75,00,000 है। हे भगवान, यह इतनी महंगी है। घड़ी की कीमत जानने के बाद सभी स्टन रह गए। ये 1,75,00,000 की थी। तुम अभी भी फर्स्ट क्लास में उड़ान भर रहे हो। क्या तुम्हें प्राइवेट जेट में नहीं बैठना चाहिए था? यहाँ तक कि अगर यह सामान्य लोगों की कठिनाइयों का अनुभव करने के लिए है, तो इसे इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारी घड़ी, यह इतनी महंगी है। महेश इतना डर गया कि वह बोल नहीं सका। घड़ी की कीमत पहले से ही उसकी समझ से परे थी। ये सिर्फ 83 करोड़ है, यह इतनी महंगी नहीं है। इतना हंगामा मत करो। क्या बकवास है, 83 करोड़ इतनी महंगी नहीं है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लगता है तुम मान गए। अभय मुस्कुराया। तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। चिंता मत करो, मैं मान गया हूं। महेश मरने के लिए तैयार था। न केवल वह लुक्स में हार गया, बल्कि वह अभय के धन में भी हार गया। उसे एक भी मौका नहीं दिया गया। जल्द ही विमान उड़ान भरने लगा और सभी का ध्यान अपनी अपनी बातों पर लौट आया। तुम सल्वाडोर क्यों जा रहे हो? क्या तुम सच में मेरे साथ जाना चाहते हो? नैना का समय कीमती था। अभय को नहीं लगता था कि वह खेलने के मूड में थी। नहीं, मैं नहीं जा रहा। मैं वहां की शाखा कार्यालय जा रहा हूं। मैं बस तुम्हें सल्वाडोर वापस जाते हुए पकड़ लिया। यह इतना सरल है। समझ गई, नैना ने फिर घमंड से जोड़ा, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अनाथालय में चल सकती हूँ। कोई समस्या नहीं। महेश को जब दोनों को एक दूसरे से फुसफुसाते हुए देखा तो उसके दिल में खुजली होने लगी।
अगर उसने अभय से नहीं मिला होता तो शायद उसके और इस खूबसूरत महिला के बीच एक कहानी होती। बकवास, उसने आज बाहर जाने से पहले अपना राशिफल नहीं देखा। वह इस समय सल्वाडोर क्यों गया? दोनों विमान से उतरने के बाद एक साथ एयरपोर्ट से बाहर निकले, अनाथालय के लिए टैक्सी लेने के लिए तैयार थे। भाई, मैं उससे उसका वीचैट मांगना चाहती हूँ, स्वाति ने कहा। अगर मैं अभी नहीं मांगती तो शायद मैं उसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। उससे वीचैट मांगने का क्या फायदा? वह न केवल हैंडसम है बल्कि वह अमीर भी है। वह स्पष्ट रूप से एक स्कम्बैग है, महेश ने कहा। अगर तुम उससे वीचैट मांगने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। ओह ओह, अभय ने पलटा और महेश की ओर देखा। क्या मेरा अमीर और हैंडसम होना मेरी गलती है? तुम्हें मुझे स्कम्बैग कहने का क्या अधिकार है? तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी तुम बस उसके पास गए और उसकी कमर को गले लगा लिया। उसके बाद तुम कहते हो कि तुम स्कम्बैग नहीं हो। ऐसा आदमी कौन करेगा? नैना को हंसने से नहीं रोक पाई। वे सड़क पर इतने समय से थे और वह अभी भी दोनों के बीच के रिश्ते को नहीं समझता था। यह अमीर लड़का इतना बेवकूफ़ था कि वह थोड़ा प्यारा था। अभय ने फिर से नैना की कमर को गले लगाया। हम पहली नज़र में प्यार में पड़ गए। हम शादी करने जा रहे हैं, इसलिए तुम शायद गलत समझ रही हो। क्या बकवास है? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? महेश ने कहा। चलो। नैना के अभय द्वारा ले जाने के विचार ने महेश को ऐसा महसूस कराया जैसे उसने अपने जीवन का आधा अर्थ खो दिया है। यह उसकी आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंचा रहा था। वह पहले ही जा चुका है, तो तुम्हें अपनी पकड़ ढीली करनी चाहिए। तुमने रास्ते में मुझ पर फायदा उठाया। मुझे स्क्रिप्ट के लिए ऐसा करना पड़ा। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन फिर भी, ये सच में नर्म है। मुझे कोई गांठ महसूस नहीं हुई। तुम क्या कह रहे हो? नैना ने अभय को चुटकी ली। यहाँ रुको, मैं बाथरूम जा रही हूँ। क्या तुम विमान पर नहीं गई? क्या तुम पागल हो? तुम पागल हो, नैना शर्माते हुए बोली। तुमने मेरी अंडरवियर को गड़बड़ कर दिया, मुझे इसे ठीक करने जाना है। ओह, समझ गया, जाओ, अगली बार मैं और भी नर्म रहूंगा। कुछ मिनट बाद नैना एयरपोर्ट के बाथरूम से बाहर आई और टैक्सी बुलाकर अनाथालय की ओर बढ़ी। आधे घंटे बाद अभय ने टैक्सी का भुगतान किया और बाहर निकला। सड़क के पार एक 3 मंजिला इमारत थी जिसके प्रवेश द्वार पर एक सफ़ेद पट्टिका थी। उस पर लिखा था ब्लू स्काई वेलफेयर इंस्टीट्यूट। वहाँ एक छोटा सा खेल का मैदान भी था जो बहुत बड़ा नहीं था, जो केवल एक बास्केटबॉल कोर्ट से थोड़ा बड़ा था। यही अनाथालय के बच्चे खेलते थे। हालांकि सल्वाडोर में आवास की कीमतें यांजिंग और वेलोरिया की तुलना में इतनी महंगी नहीं हैं, लेकिन इतनी बड़ी ज़मीन की कीमत कम से कम कई करोड़ होनी चाहिए, नैना ने कुछ भावुक होकर कहा। कभी कभी मुझे लगता है कि माँ वांग एक बेवकूफ़ व्यक्ति है। अगर उसने ज़मीन बेच दी होती तो वह एक अमीर महिला की तरह जी सकती थी, लेकिन वह यहाँ रहकर इसकी रक्षा कर रही है। उसके कपड़े सभी स्ट्रीट वेंडर्स से हैं और उनमें से कोई भी $100 से अधिक का नहीं है। महान प्रेम चुप रहता है। हालांकि मेरे पास उससे ज़्यादा पैसे हैं, मेरी मानसिकता उससे कहीं खराब है। ठीक है, चलो यहाँ बैठकर उदास न रहें। पहले अंदर चलते हैं। नैना ने अपनी घड़ी की ओर देखा। थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। क्या तुम्हारा कुछ काम है? नैना ने सिर हिलाया और अपना फ़ोन निकाला। नमस्ते मास्टर, तुम कब पहुंचोगे? मैं ब्लू स्काई वेलफेयर इंस्टीट्यूट के सामने हूँ। मैं एक सफ़ेद 90% आस्तीन के टॉप और भूरे रंग की ड्रेस में हूँ। तुम मुझे पहुंचते ही देख लोगे। नैना ने कुछ शब्दों के बाद फ़ोन काट दिया। क्या तुम किसी का इंतज़ार कर रही हो? हाँ, मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। वे जल्दी ही पहुँचेंगे। ठीक है। वह अंदर जाने के लिए जल्दी थी, लेकिन चूंकि उसने पहले ही आदेश दे दिया था, उसने थोड़ा और इंतज़ार करने का फैसला किया। 10 मिनट बाद अभय ने देखा कि एक सफ़ेद वैन उसके सामने पार्क हुई। एक काले रंग का मध्य आयु का ड्राइवर अपना सिर बाहर निकालकर बोला, मैडम, क्या आपका नाम नैना है? हाँ, मैं हूँ, नैना ने कहा। सर, क्या आप गाड़ी को दूसरी तरफ ले जाकर वेलफेयर इंस्टीट्यूट के प्रवेश द्वार पर पार्क कर सकते हैं? ठीक है। ड्राइवर ने गाड़ी शुरू की और अभय ने नैना की ओर देखा। क्या तुमने कुछ खरीदा है? तुम्हारे लिए वापस आने का समय निकालना आसान नहीं था। खाली हाथ आना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है। अभय हंसने से खुद को रोक नहीं सका। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने विमान पर चढ़ने से पहले अनाथालय की स्थिति के बारे में पूछा। यही कारण था। धन्यवाद। तुम इस बारे में क्यों बात कर रहे हो? नैना ने कहा। चलो। अभय ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। उसने दरवाज़ा खोला ताकि ट्रक अंदर आ सके। इस समय नैना ने देखा कि अनाथालय के बच्चे सभी खेल के मैदान पर खेल रहे थे। 20 लड़के विभिन्न उम्र के थे जो एक फुटबॉल के पीछे दौड़ रहे थे। बाकी लड़कियां दूसरी तरफ खेल रही थीं, उनकी मुस्कान फूलों की तरह चमकीली थी। अभय भाई,
अभय ने जैसे ही कदम रखा, उसने देखा कि अनाथालय के बच्चे उसके पास भौंकते हुए दौड़ रहे हैं। यह आधे साल से अधिक हो गया है। तुम कैसे इतने मोटे हो गए? अभय मुस्कुराया और छोटी लड़की को गले लगाया। वांग ने कहा कि मैं बड़ा होने पर वजन कम कर लूंगी। अब अगर मैं थोड़ा मोटी हूं तो कोई बात नहीं। नैना ने छोटी लड़की की मासूमियत से प्रभावित होकर हंस दी। तुम तो हर दिन खाने में ही लगी रहती हो। तुम बहुत सारे बहाने देती हो, अभय ने छोटी लड़की के गालों को चुटकी लेते हुए कहा। हे भाई अभय, ये बहन कौन है? वह कितनी खूबसूरत है, तो तुम उसे खूबसूरत बहन कह सकती हो? ठीक है। अरे भाई, किसी को मदद के लिए बुलाओ। यहाँ बहुत सारे सामान हैं, ट्रक ड्राइवर ने प्रवेश द्वार पर कहा। वैन का दरवाजा खोला गया और अनाथालय के बच्चे सभी वैन की ओर दौड़ पड़े। हालांकि वे सभी वैन के सामने रुक गए। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। खूबसूरत बहन ने ये तुम्हारे लिए खरीदे हैं। जाओ और सामान उठाने में मदद करो। नैना का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने नहीं सोचा था कि अभय इतना प्यारा होगा। धन्यवाद खूबसूरत बहन। फिर अनाथालय के बच्चे सामान उठाने में मदद करने गए। उनकी मुस्कुराती हुई चेहरों को देखकर अभय बहुत संतुष्ट था। अभय, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ गए? मैंने तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बनाया। एक मध्य आयु का जोड़ा 3 मंजिला इमारत से बाहर आया। कुइपिन का शरीर मोटा था और उसके बाल छोटे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान विशेष रूप से दयालु थी। उसके बगल में उसका पति झाओ क्वानफू था, जो अनाथालय की देखभाल कर रहा था। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप वापस आया। वान कुइपिंग और झाओ क्वानफू की नज़रें नैना पर पड़ीं। तुम्हारा सरप्राइज काफी बड़ा है। मैंने तुम्हें जल्दी से एक प्रेमिका खोजने के लिए कहा और तुम पहले ही उसे मेरे लिए वापस ले आए। नहीं, उसने खुद मुझसे आने की पहल की। बिल्कुल, हम थोड़े समय पहले ही मिले थे और उसने मुझे यहाँ लाने के लिए कहा कि वह तुमसे मिलना चाहती है। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा।